हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्कास्टिक ट्रैवलर्स में। तो दोस्तों, हाजिर है हम एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप मनाली ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम बजट में। तो दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें भारत के फेमस हिल स्टेशन और हनीमून प्लेस की, तो मनाली का नाम जरूर आता है। मनाली भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, जहां साल भर टूरिस्ट देखे जा सकते हैं। मनाली हमारे देश के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले हिल स्टेशन में से एक है, और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि यहाँ टूरिस्ट सीजन कभी ख़त्म ही नहीं होता। यहाँ भारत के सभी शहरों से लोग आते हैं, क्योंकि यह जगह फैमिली हॉलिडे और हनीमून कपल्स और यहाँ तक के एडवेंचर ट्रैक के लिए भी एक पसंदीदा स्थान है। मनाली में सभी के लिए कुछ न कुछ है। प्रकृति प्रेमियों के लिए और रोमांच पसंद लोगों के लिए कुल्लू मनाली में घूमने की बहुत सी जगह है। बर्फ़ से ढके पहाड़, नदी, घाटियाँ और शांत जगहों का नज़ारा चारों ओर से दिखाई देता है। लोग यहाँ जाना बहुत पसंद करते हैं। अगर आप भी मनाली घूमने का प्लान बना रहे हैं तो जाने से पहले इसकी प्लानिंग करना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए, अब हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताते हैं जिसे जानकर आप मनाली बहुत ही कम पैसों में घूम सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम मनाली कैसे पहुंच सकते हैं। मनाली पहुंचने के 4 रास्ते हैं: बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन, बाय बस या बाय पर्सनल व्हीकल। मनाली पहुंचने के लिए सबसे पहला रास्ता है बाय फ्लाइट। अगर आप बाय फ्लाइट मनाली आना चाहते हैं तो कुल्लू मनाली का सबसे नज़दीक एयरपोर्ट भुंतूर एयरपोर्ट है। यहाँ से कुल्लू का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और मनाली का डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, लेकिन बाय फ्लाइट आना बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है। मनाली पहुँचने का दूसरा तरीका है बाय ट्रेन। मनाली का सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ पठानकोट कालका है। चंडीगढ़ से मनाली की दूरी 291 किलोमीटर, पठानकोट से मनाली की दूरी 298 किलोमीटर और कालका से मनाली की दूरी 282 किलोमीटर है। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो आप देश के किसी भी कोने से इन 3 जगहों के लिए ट्रेन ले सकते हैं। यहाँ से आपको बस या टैक्सी भी अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप वोल्वो बस चाहते हैं तो आपको वो भी मिल जाएगी। वोल्वो बस का किराया 1000 से 2000 तक है। अगर आप ऑर्डिनरी बस लेते हैं तो उसका किराया 500 से 600 रुपये तक हो सकता है। तीसरा रास्ता है कि आप अपनी बाइक, कार या टैक्सी के थ्रू भी मनाली आ सकते हैं। अगर आप बाइक से आते हैं तो आपको मनाली में एंट्री के लिए ग्रीन टैक्स देना पड़ता है, जो कि 100 रुपये है। और अगर आप टैक्सी लेकर आते हैं तो उसके लिए आपको 200 रुपये और 7 सीटर के लिए 300 रुपये तक। और अगर आप किसी ट्रैवलर या बस के थ्रू आते हैं तो आपको 500 रुपये तक ग्रीन टैक्स देना पड़ सकता है। बाद आता है सबसे बेस्ट तरीका, यानी बाय बस। बसेस में आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि वोल्वो, सेमी वोल्वो या ऑर्डिनरी बस के थ्रू भी मनाली पहुंच सकते हैं। बस का किराया 500 रुपये से 2000 तक हो सकता है, जो कि आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बस सिलेक्ट करते हैं। अगर आप ऑर्डिनरी बस सिलेक्ट करते हैं तो आपका किराया 500 से 600 रुपये तक लगेगा, जो कि सबसे सस्ता तरीका है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं होटल्स की। तो आप मनाली के लिए होटल ऑनलाइन या ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। मनाली में होटल की प्राइस 500 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आपको 500 रुपये में होटल तभी मिलेंगे अगर आपको बार्गेनिंग स्किल्स आती हैं। अगर आपको बार्गेनिंग स्किल्स नहीं आती तो आपको यही 500 से 600 रुपये वाले होटल का किराया 1500 से 2000 तक देना पड़ सकता है। इसलिए आप होटल बुक करते वक्त बार्गेनिंग जरूर करें। और होटल की प्राइस लोकेशन पर भी डिपेंड करती है। अगर आप मनाली के थोड़े आउटर एरिया में होटल बुक करते हैं तो आपको काफ़ी सस्ते में होटल मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप पीक सीज़न में मनाली विजिट करते हैं, जैसे कि दिसंबर से फरवरी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप होटल ऑनलाइन ही बुक करें, कि इस समय भीड़ ज़्यादा होने के कारण होटल की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं फूड की। तो दोस्तों, मनाली में हमें हर तरह का खाना मिल जाता है। मनाली के आसपास आपको काफ़ी खूबसूरत होटल और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको 100 रुपये से 300 रुपये तक थाली मिल सकती है। और यहाँ के होटल फास्ट फूड के लिए काफ़ी फेमस है। खाने पीने का आपका दिन का खर्चा 1000 रुपये तक आ सकता है। मनाली जाने के सही समय की बात करें तो अक्टूबर से फरवरी का महीना मनाली की सैर करने का सबसे अच्छा समय है। इस दौरान आप यहाँ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, हसीन वादियाँ और हरे भरे जंगल का बहुत ही खूबसूरत दृश्य का आनंद ले सकते हैं। दिसंबर में यहाँ पर स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपके वेकेशन को यादगार बना सकती है। यदि आप गर्मियों के समय में मनाली घूमने का प्लान बना रहे हैं तो
तो आप मार्च से जून के बीच में मनाली की यात्रा का लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आप सर्दी में मनाली जा रहे हैं तो इस समय मनाली का तापमान बहुत ही कम होता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने साथ मोटे कपड़े, जैकेट वगैरह ज़रूर ले जाएं। तो दोस्तों, आप कोशिश करें कि मनाली आप सुबह 5 बजे पहुंच जाएं। मनाली पहुंचने के बाद आप सेम डे यहां की लोकल साइट सीइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम मनाली में कहां घूमने जा सकते हैं। तो आपको बता दूं कि जब आप सुबह पहुंचेंगे तो आप सेम डे यहां की लोकल साइट सीइंग कर सकते हैं, जिसमें हिडिंबा देवी टेम्पल, डोंगरी वन विहार, मनु टेम्पल घूम सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो टैक्सी भी कर सकते हैं, जो कि आपको लगभग 1200 रुपये में पड़ेगी। लेकिन ये सारी जगहें लगभग 2 से 3 किलोमीटर ही दूर हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन जगहों पर पैदल ही घूमें, जो कि आपके लिए काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, जिससे कि आप यहाँ के माहौल, प्राकृतिक सौंदर्य और वातावरण का भी लुत्फ उठा सकते हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करने का भी आपको मौका मिल जाएगा। इसलिए हो सके तो आप पैदल ही यहाँ की लोकल साइट सीइंग विजिट करें, ताकि आप मनाली की लोकल साइट सीइंग के साथ साथ अन्य सभी चीज़ों का भी एंजॉय कर सकें। उसके बाद आप सोलांग वैली जा सकते हैं। सोलांग वैली जाने के लिए आपको बस पकड़नी पड़ेगी, जिसका किराया मात्र 30 से 40 रुपये होता है, या फिर आप प्राइवेट टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, जो कि आपको 1500 से 2000 रुपये में सोलांग वैली घुमा कर ले आएगी। सोलांग वैली जाने के बाद आप वहाँ के एडवेंचर एक्टिविटीज़ को भी एंजॉय कर सकते हैं। सोलांग वैली जाने के बाद एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप वहाँ बार्गेनिंग ज़रूर करें, क्योंकि मनाली एक ऐसा शहर है जहाँ पर अगर आप बार्गेनिंग नहीं करेंगे तो आपको हर जगह ज़्यादा कॉस्ट पड़ सकती है। सोलांग वैली स्पोर्ट्स, एडवेंचर और एक्टिविटीज़ का हब है। आप यहाँ पर कई सारी चीज़ों का लुत्फ उठा सकते हैं, जिनमें माउंटेन स्पोर्टिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, मोटरसाइकिल राइडिंग, स्नोमोबाइल राइडिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग का आनंद उठा सकते हैं। सोलांग वैली काफ़ी लोकप्रिय है, इसलिए वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें काफ़ी महंगी होती हैं। इसलिए आप ट्राई करें कि आप खाना पीना ज़्यादातर मनाली वापस आकर ही करें। अब हम जानते हैं यहाँ की साइट सीइंग के बारे में, जिनमें सबसे पहले आता है हिडिंबा देवी टेम्पल। यह लकड़ी और पत्थर से बना मंदिर महाभारत के पांडवों में से एक भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है, जो कि 1505 में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। यह मंदिर डूंगरी पार्क के बीच में स्थित है। इसकी संरचना 4 शिवालय आकार के चट्टान और निकासी प्रवेश द्वार, जो कि हिंदू देवताओं को समर्पित है। यहाँ पर भीम के पुत्र घटोत्कच की पूजा की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं रोहतांग पास की। रोहतांग पास बर्फ से ढके एक राजमार्ग पर स्थित है और यह पास वर्ष में केवल जून से अक्टूबर में ही खुला रहता है। यहाँ से ग्लेशियर, हिमालय की चोटियाँ, नदियों का खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। यह रास्ता लाहौल स्पीति, पांगी वैली और लेह जाने का प्रवेश द्वार है। बढ़ती लोकप्रियता के कारण टूरिस्ट सीजन में रोहतांग मार्ग केवल पर्वतारोही पर्यटकों से भरा रहता है। पर्यटकों के लिए स्कीइंग और स्लेजिंग और खूबसूरत तस्वीरों को कैद करने के लिए बहुत से विकल्प मौजूद हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नगर की, जो कि कभी कुल्लू की पुरानी राजधानी हुआ करता था। यह शहर ब्यास नदी के पास स्थित है, जो कि मनाली से 21 किलोमीटर दूर है। यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र एक किला है। अब इस किले को हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम द्वारा एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। इस इमारत में हिमाचल वास्तुशैली का बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। इसके अंदर एक खूबसूरत संग्रहालय भी है और खूबसूरत रेस्टोरेंट भी है। इसके बाद हम बात करते हैं मणिकरण की, जो कि पार्वती नदी के पास स्थित है। मणिकरण अपने गर्म पानी के झरने के लिए प्रसिद्ध है। यह हिंदू और सिख लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोग इस गर्म झरने में डुबकी लगाने के लिए आते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इसमें नहाने से चर्म रोग दूर होते हैं। इसके अलावा शहर में एक गुरु नानक देव जी का विशाल गुरुद्वारा भी स्थित है, जिसका निर्माण 1940 में संत बाबा नारायण जी ने कराया था। इसके बाद हम बात करते हैं वशिष्ठ की, जो व्यास नदी के किनारे स्थित है, जो मनाली से 3 किलोमीटर दूर है, जो कि अपने सल्फर के सोते के लिए मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण जी ने भूमि में तीर चलाकर इस सोते को बनाया था। यहाँ पर पुरुष और महिलाओं के स्नान करने की सुविधा उपलब्ध है। आसपास में ही 2 मंदिर और हैं, जो भगवान श्री राम और ऋषि वशिष्ठ को समर्पित हैं। उसके बाद हम चलते हैं मनु टेम्पल, जो कि मनु जी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि
मनु के नाम से ही मनाली का नाम पड़ा है। यह भी एक देखने लायक पर्यटन स्थल है जहाँ आपको अवश्य जाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी मनाली की वीडियो, जिसमें हमने पूरी डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है कि आप मनाली कैसे जा सकते हैं, कहां पर आपको मनाली में रुकना चाहिए, फूड ऑप्शन के बारे में, और आप मनाली में कहां कहां घूम सकते हैं और आपको कितने दिन का ट्रिप प्लान करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मनाली में आप 2 नाइट्स और 2 डेज काफ़ी हैं, जिसमें आप एक दिन लोकल साइट सीइंग कवर करेंगे और सेकंड डे आप सोलांग वैली और एडवेंचर एक्टिविटीज़ का आनंद ले पाएंगे। इसमें आपका लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये तक खर्चा आ सकता है, अगर आप हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो पे कमेंट करें। और हमारी आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।